ओके, एक सेकंड बस, थोड़ा सा आवाज चेक कर लिया जाए। क्या हो गया, लाइव नहीं गया क्या अब तक? वेट तो कर रहा है। ओके, आ जा। क्या हो गया इसको? नेट लगता है थोड़ा स्लो है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से लाइव जा रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक टॉपिक से। ठीक है, दो टर्म है जो आपको समझना है अभी। वो क्या है? पीवीआईएफ और पीवीआईएफ है। ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपने अब तक पढ़ नहीं रखा है, पढ़ रखा है। ठीक है, पर क्यों समझना है वो समझिए। पीवीआई होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। मान लेते हैं 10% दिया गया हमें क्वेश्चन में, तो फर्स्ट ईयर क्या होगा? 1/1.10। सेकेंड ईयर क्या होगा? इसको क्या हो गया, सही में अब तक नहीं आया। 1/1.10 का स्क्वायर। थर्ड ईयर का क्या होगा? 1/1.10 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? सिंपली अगर हम फर्स्ट ईयर का बात लिखते हैं, पीवीआईएफ 10% 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर जो भी पीरियड हो, 10% 1 वो डिफाइन करता है पीरियड को। ठीक है, पीवीआईएफ 10% में 2 बार प्रेजेंट वैल्यू हुआ, उसका वैल्यू क्या होगा? पीवीआईएफ ये क्यूब हो जाएगा। एक सेकंड यार, रुकी जाए, काहे नहीं आ रहा, देख लिया जाए क्या हो गया इसको। गजब हाल है, कभी कभी क्या हो जाता है समझ में नहीं आता। रुक जाओ कुछ देर, थोड़ा सा चेक कर लिया जाए, तो फिर पता चला फिर से लाइव नहीं गया। ओके, ब्लैक स्क्रीन क्यों दे रहा है? तो लाइव अब आ गया मेरे ख्याल से। चलो, ठीक है, अब आ रहा है। चलो, तो ये लिखने का तरीका है। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये ऐसे लिखाता है, पीवीआईएफ 10% 1, पीवीआईएफ 10% 2, पीवीआईएफ 10% 3। जरा वैल्यू निकाले तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? तो अगर निकाला जाए तो 1/1.10, 0.909 इक्वल्स टू टिपेंगे 0.826, फिर इक्वल्स टू टिपेंगे और 0.751। ठीक है, तो ये 0.909, 0.826, 0.751 को लिखने का तरीका है पीवीआईएफ 10% 1, पीवीआईएफ 10% 2, पीवीआईएफ 10% 3। ठीक है, ये लिखने का तरीका है।
मैंने वर्ड के सेंस में लिखने का एक तरीका है प्रेजेंट वैल्यू को। मैं तो मालूम प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, कुछ नहीं सर, हम बस आगे खींचते हैं उसको, एट द पॉइंट जीरो खींचते हैं, एट द टी जीरो, किसी भी अमाउंट को, मान लो T1 पे कोई अमाउंट है, अगर उसको हमको खींचना हो, प्रेजेंट वैल्यू करना, उसका वैल्यू आज क्या होगा, तो सर हम लोग उसमें यूज करते हैं प्रेजेंट वैल्यू का, ये तो सबको पता है। तो PVIF है क्या है, तो अगर मैं कहूं, अगर मुझे लिखना हो कि 3 सालों का सम अप क्या होगा, तो PVIF है 10% 3 ईयर लिखूंगा। देखो ध्यान देना, PVIF 10% 3 का मतलब क्या होता है 0.751, लेकिन जब PVIF है 10% 3 ईयर लिखा गया तो उसका वैल्यू क्या होगा, इन तीनों का सम, इन तीनों का सम। तो उसके लिए आपके कैलकुलेटर में क्या दिया रहता है, GT, ग्रॉस टोटल, तो आप तो उसका यूज करोगे, पर मेरे वाले में तो नहीं है, तो मैं तो फिर से लिखूंगा 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751, कितना हुआ 2.486। तो अगर इन तीनों का सम लिखना हो, एक तरह से मैंने इसको डिफाइन करना हो, किसी टर्म में लिखना हो, तो बोलते हैं PVIF है 10% 3 ईयर, उसका वैल्यू क्या होगा 2.486। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो अभी हमने जब शेयर का वैल्यूएशन पढ़ा था तो हमने क्या जाना था कि सर डिविडेंड अलग अलग था, लेकिन मोटा मोटी हिसाब तो यही था ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्राइस एट द एंड ऑफ पीरियड, एट द एंड ऑफ सुपर ग्रोथ, जो हाई ग्रोथ हो रहा था उस ग्रोथ के खत्म होने के समय जो प्राइस था उसका प्रेजेंट वैल्यू। जब हम बॉन्ड्स में आएंगे तो बॉन्ड्स में भी यही कॉन्सेप्ट है, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड अगर निकालना हो तो भी यही कॉन्सेप्ट है, क्या समझे, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड में भी कॉन्सेप्ट सेम है, जो वैल्यू ऑफ द शेयर में था वही कॉन्सेप्ट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड में भी है। वो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन प्राइस। अब वो हो सकता है कि रिडेम्पशन प्राइस प्रीमियम पे हो या डिस्काउंट पे हो, डिपेंड करता है, या पार पे हो। मतलब मान लो कि फेस वैल्यू 100 रुपया था, हो सकता है रिडेम्पशन प्राइस 110 रुपया हो सकता है 90 रुपया हो सकता है 100 ही रुपया हो, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू हम लोग करते हैं निकालने के लिए प्राइस। अब ये पता है ये जो कैश फ्लो है ये तो टर्म के एंड पे होगा, टर्म के एंड पे होगा ऑब्वियस है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो हर साल होगा। मान लो 10% का इंटरेस्ट है या 5% का इंटरेस्ट है, ठीक है, तो मुझे पता है हर साल 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया मिलेगा। शेयर वाले केस में ऐसा नहीं था, फर्स्ट ईयर में 5 रुपया था, फिर 6 रुपया था, फिर 7 रुपया था, ठीक है, डिफरेंट प्राइजेस थे, तो हमने वहां पे अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू किया। लेकिन जब मुझे दिख रहा है कि कांस्टेंट कैश फ्लो है और प्रेजेंट वैल्यू करना है, तो 0.909 इंटू 0.826 इंटू 0.751। तो अगर मैं मैथ पढ़ रखा है ठीक ठाक, इतना 4-5 का मैथ भी पढ़ रखा है, तो पता होगा कॉमन फैक्टर क्या है, 5, 5 को निकाला बाहर, तो ब्रैकेट में क्या बचा 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751, और इसी को हमने कह दिया 5 इंटू PVIF A 10% 3। आया समझ में? लेकिन जब इसका प्रेजेंट वैल्यू करने का बात आएगा तो ये तो क्लियर है, ये तो भाई एक ही बार होगा ना कैश इनफ्लो। कब होगा, जब ये जो भी टाइम है, जो भी डिवेंचर का टाइम है वो खत्म होगा वहां पे। तो मान लो थर्ड ईयर में रिडम्पशन का था, तो थर्ड ईयर में मान लो वापस मुझे 100 रुपया मिला, तो 100 रुपया इंटू PVIF 10% 3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 इंटू 0.751। तो बस ये लिखने का तरीका है, PVIF है, कुछ नहीं है, वो वर्डिंग है। उस चीज को, इस चीज को अगर एक लाइन में लिखना हो तो मैं 5 इंटू PVIF है 10% 3 ईयर, सॉरी कॉमा रहेगा 10% 3 ईयर। आया समझ में?
अब पीवीआईएफ है, समझ गए, पीवीआईएफ क्या होगा, हर साल का प्रेजेंट वैल्यू। तो करना कुछ नहीं है, करना यही है कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू करना है। जब भी किसी भी चीज का वैल्यूएशन होता है ना, चाहे वो शेयर का हो, चाहे वो कंपनी का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, मतलब बॉन्ड का हो, उसमें कुछ नहीं करता है, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है ये कैश फ्लो होने वाला है आने वाले समय में, ये मुझे कैश फ्लो होने वाला है और मुझे सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न चाहिए, तो आज मैं क्या पे करूं, आज मैं क्या पे करूं कि मुझे वो रिटर्न मिल जाए। जैसे अगर इस शेयर में मैं मान लूं कि 100 रुपया ही फेस वैल्यू है, 100 रुपया ही प्राइस भी है उसका, मतलब उतना पे ही बिक रहा है, तो इसका मतलब मैं हर साल क्या कमाऊंगा, 5%, 5%, 5%। तो मुझे 5% थोड़े कमाना है, मुझे कमाना 10%। तो मैं क्या करूंगा, आज 100 के बदले 100 रुपया तो नहीं दूंगा, 100 से कम दूंगा, तब तो मैं कमा पाऊंगा ज्यादा। अगर मेरा कैश फ्लो कांस्टेंट है तो उसमें क्या होगा, अगर मुझे ज्यादा कमाना है तो आज मुझे वो चीज सस्ता चाहिए होगा, ताकि मैं कल जब उसे वापस करने जाऊं तो मुझे उसका फेस वैल्यू मिल जाए, तब तो फायदा हो। तो यही सब चीज है और कुछ नहीं है, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड काफी इजी है। ठीक है, और चलो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। अब जो मेरा पहला क्वेश्चन है उसमें आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 तक अपना हो गया था, क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया, सॉरी 19 पे आते हैं। 19 क्या बोला, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10% बॉन्ड इशूड बाय कंपनीज 100। इसका मतलब क्या, मुझे 10 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। बॉन्ड रिडीम होगा 5 साल के अंत पे, तो मतलब मुझे 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया 5 साल तक मिलेगा। उसके बाद मुझे 110 रुपया भी कैश इनफ्लो होगा, कब, जब मैं रिडीम करूंगा 5th ईयर में। तो 5th ईयर में देखा जाए तो मुझे 120 रुपया मिलेगा। अब मैं ये कर सकता था कि मेरा कैश फ्लो क्या है, 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया और फिर 110 रुपया, और मैं इधर निकलता प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पीवीआईएफ 10% कितना है, 5% पे, 5% पे, तो 5% पे निकालता अपना, 5.1% पे निकालता और फिर कैलकुलेशन करता। इसको इजी करके कैसे लिखा जाएगा हमारा, सिंपली, और इसका इजी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे ना लिखना एग्जाम में, तो हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल्स टू, क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। इसमें आएगा 10 रुपया, और वैसा बात है पीबीआईएफ ए हर साल आएगा 10 रुपया, तो कितना है, 5% दिया गया है, कितने साल तक, 5 ईयर। ये बेसिकली पीरियड होता है, अगर ये सेमी एनुअल हो या क्वार्टरली हो तो उस केस में रेट क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2, और ये पीरियड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4, ऑब्वियस सा बात है। प्लस प्रिंसिपल कितना आएगा, 110, इसमें क्या होगा, पीबीआईएफ 5%, 5 ईयर, समझे। ये क्या हो जाएगा 10, अब निकालना पड़ेगा मुझे, क्या सर, 1 डिवाइड बाई 1.05, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हो गया 5 साल। अब इसका मैं जीटी कर लूंगा, खैर मेरे पास जीटी करने का कोई तरीका नहीं है इस कैलकुलेटर में, तो अपना जीटी करना वो हम लोग आंसर से देख लेंगे क्या है जीटी करने के बाद। और यहाँ क्या हो जाएगा, सर ये तो मिल चुका है ना 5वें साल का, 0.7835, तो लिख लेते हैं 0.7835। इसको जीटी करेंगे तो कितना आएगा, जरा एक बार देख लेते हैं। इसको जीटी करेंगे तो आएगा अपना 4.330। ये हो गया आपका इजी कैलकुलेशन, आया समझ में। ये चीज हम शेयर के साथ नहीं कर पा रहे थे, क्यों, क्योंकि शेयर में जो डिविडेंड था वो अलग था हर पीरियड में, ईयर 1 का अलग, ईयर 2 का अलग, ईयर 3 का अलग, ईयर 4 का अलग। कॉन्सेप्ट यही था वहां भी, वहां कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं था इससे। वैल्यू ऑफ जब शेयर का बात हुआ तो कोई ऐसा नहीं, कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, सेम कॉन्सेप्ट था जो भी आप देख रहे हैं वैल्यू ऑफ बॉन्ड के अंदर। पर वहां कर पाना पॉसिबल नहीं था, क्यों, क्योंकि कैश फ्लो जो था वो डिफरेंट था हर पीरियड में। पर क्योंकि यहां पर तो कैश फ्लो क्लियर है ना, इसलिए ऐसे कर सकते हैं। आंसर कितना आएगा देख लीजिए,
आंसर आपका 129 रुपये 54 पैसा आया है। अब ऐसा क्यों आया समझिएगा, इसके पीछे भी रीजन। ये शेयर महंगा बिकेगा, इसका फेस वैल्यू 100 रुपया क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन ये 129 रुपया 54 पैसा पे क्यों बिक रहा है? तो आप खुद सोचिए कि आप 10% इंटरेस्ट कमाने वाले थे, तो आपका रिटर्न अगर ये शेयर पार पे भी रिडीम होता तो कम से कम मेरा रिटर्न 10% आता। हर साल 10% कमा रहे थे तो, लेकिन वो क्वेश्चन कर रहा है कि 5% ही कमाने का इच्छा है इसको। अलग बात है, हो सकता है ऐसे भी लोग हो इनको 5% कमाने का ही इच्छा हो, तो क्या प्राइस पे करे? तो अगर वो प्रीमियम पे करेगा तभी तो कम कमाएगा, नहीं समझे? अगर वो प्रीमियम पे करेगा मतलब अगर वो 129 रुपया 54 पैसा पे करेगा 100 रुपया के लिए, तब तो ये कंडीशन बने कि 10% से कम कमाए 5%। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर मैंने शेयर 129 रुपया 54 पैसा पे खरीदा, इसका मतलब मेरा कैश आउटफ्लो ये है, ठीक है, और रिडम्पशन के टाइम मुझे 110 रुपया मिला, इसका मतलब मेरा जो रिटर्न हुआ, समझ में आ गया? कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, ये मैं रिटर्न हुआ, प्लस मैं 10 रुपया हर साल कमाऊंगा, तो मैं टोटल कैश इनफ्लो एक साल का कितना हुआ? सर ये वाला कैश इनफ्लो तो सर एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड का कहानी बता रहा है, इसको मैं डिवाइड बाय पीरियड कर लूंगा। क्यों? डिवाइड बाय 5। रीजन, मुझे क्योंकि रिटर्न निकालना है, एनुलाइज यील्ड निकालना है, साल का रिटर्न निकालना है, ये नहीं कि होल्डिंग पीरियड का रिटर्न क्या था, ठीक है? तो मैंने डिवाइड बाय 5 किया, इसका मतलब सर मैं रिटर्न जो है हर साल का मोटा मोटी देखा जाए तो मैं कमाऊंगा 110 माइनस 129.54 भागे 5 प्लस 10, 6 रुपया 92 पैसा मेरा रिटर्न है हर साल का। और रिटर्न के परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? रिटर्न इन रुपी था, रिटर्न इन रुपी। अगर रिटर्न इन परसेंटेज का बारे में बात किया जाए तो मैं सिंपली कहूंगा सर मैंने कमाया क्या, व्हाट आई हैव अर्न, व्हाट आई हैव इन्वेस्ट, आई इन्वेस्ट 129.5। अब यहां पे एक चीज और आता है जो मैं आपको समझाऊंगा कुछ देर में, अभी उस पर जाइएगा मत। इंटू 100 तो आपका लगभग 4.70% पे आके रुका। अब वो चीज क्या है समझिएगा, अब यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला यूज होता है इसके रिटर्न को निकालने में। ये तो क्लियर है ना, रिटर्न का फॉर्मूला क्या है? व्हाट आई हैव अर्न डिवाइड बाय व्हाट आई हैव इन्वेस्ट, व्हाट आई हैव अर्न डिवाइड बाय व्हाट आई हैव इन्वेस्ट, ठीक है? व्हाट आई हैव अर्न, इफ वी टॉक अबाउट द अर्निंग, इट इज क्लियर कि 10 रुपया हर साल कमाऊंगा, ठीक है? साथ ही साथ ये जो शेयर 129 का खरीदा है उसको 110 पे बेचूंगा, तो हाँ मुझे लॉस हुआ है, तो हर साल का लॉस हर साल के रिटर्न से माइनस हो जाएगा, तो हर साल मैं क्या कमा रहा हूं वो निकला। पर इन दोनों डाटा को ध्यान से देखिए तो ये दोनों डाटा एक एट द T0 है और एक एट द T5 है, मैंने एट द एंड ऑफ 5 ईयर है। इसलिए नीचे का बेस लेने के टाइम वो क्या करेगा ना, 110 भागे 2 एवरेज लेगा, एवरेज लेगा, ठीक है? तो रिटर्न का फॉर्मूला सिंपली अर्न बाय इन्वेस्ट है, पर कभी कभी वो एवरेज भी लेता है, जो कि इस केस में होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले केस में एक अप्रोक्सीमेशन लग चुका है, इसके कारण एक प्रॉब्लम आ चुका है डाटा में। ये रुपया वो कमाएगा नहीं हर साल, लॉस ये हर साल का नहीं था, पर मैं उसको अलोकेट कर रहा हूं हर साल कितना लॉस है, इसलिए नीचे एवरेज लेगा। अगर एवरेज ले तो बताइए क्या होगा, 129.54 प्लस 110 भागे 2 119.77। तो अब जरा 6.092 डिवाइड बाई 119.77, 6.092 डिवाइड बाई 119.77। अब देखिए आपका एकदम एग्जैक्ट 5.08% आया है
आप उसको 5% मान सकते हैं। ये जो फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा, यही फॉर्मूला है YTM का फॉर्मूला, यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी। पर इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि लोग इस फॉर्मूला को रटता है, जनरली रटता है, पर ये फॉर्मूला है ही नहीं। यील्ड क्या होता है? मैंने कितनी दफा बताया, रेट और यील्ड में क्या फर्क है। रेट होता है फेस वैल्यू पे और यील्ड होता है मार्केट प्राइस पे। अगर सिंपल फॉर्मूला का बात करें यील्ड का, तो अर्न बाय इन्वेस्ट, व्हाट आई हैव अर्न, व्हाट आई हैव इन्वेस्ट। लेकिन क्योंकि हम बॉन्ड के अंदर हैं और ये एक चीज दिक्कत कर चुका है हमारे कैलकुलेशन के साथ, क्या दिक्कत किया है, ये हर साल का लॉस तो नहीं है, हो सकता है गेन हो सकता है मैंने खरीदा सस्ता हो, बेच रहा हूं महंगा, ऐसा भी केस हो सकता है, ऐड होता, तो हर साल का तो है नहीं है। क्या समझे? तो इसी को मैनेज आउट करने के लिए नीचे ये एवरेज लेता है और इस फॉर्मूला को आपको YTM कहता है। समझ गए? तो अगर वैल्यू ऑफ बॉन्ड की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है। सर अब एक और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लिया जाए, और आपको क्लियर हुआ एक चीज, अगर मेरा कूपन इंटरेस्ट, मतलब जो बॉन्ड का इंटरेस्ट है, अगर मेरा कूपन इंटरेस्ट जो कि इस केस में कितना था सर 10%, और अगर मेरा YTM जो कितना था 5%, अगर मेरा कूपन इंटरेस्ट ज्यादा है YTM से, कूपन इंटरेस्ट इज मोर देन YTM, इसका मतलब जो मेरा बॉन्ड है वो इशू किस पे होगा? प्रीमियम पे। क्यों? क्योंकि मुझे कम कमाना है भाई, मुझे 10% नहीं कमाना, मुझे 5% कमाना है। कैसे कमाऊंगा ऐसा? ऐसा तभी हो पाएगा ना अगर मेरा बॉन्ड प्रीमियम पे इशू हो और बाद में जब रिडम्पशन हो तो वो कम पे रिडीम हो, उस अमाउंट से, परचेज अमाउंट से कम पे रिडीम हो, तब तो ये 10% को मैं नीचे खींच के ला सकूं। क्या समझे? इसी का उल्टा देखिए, अगर मेरा कूपन इंटरेस्ट 5% रहता और मेरा YTM 10% रहता, इसका मतलब अब मुझे ज्यादा कमाने की इच्छा थी, तो यार इंटरेस्ट से तो खाली 5% कमाते हैं हम, तो फिर क्या होगा? अगर बॉन्ड डिस्काउंट पे इशू हो तभी तो ये फायदा हो सकता है, अगर बॉन्ड डिस्काउंट पे इशू हो तभी तो ये हो सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट से तो मैं यही कमाऊंगा। इसका मतलब जिस दाम पे मैंने खरीदा है वो दाम फेस वैल्यू से कम हो और रिडम्पशन फेस वैल्यू पे हो, रिडम्पशन प्रीमियम पे हो, बहुत हाई प्रीमियम पे हो, तब तो मैं वो कमा पाऊं 10%। क्या समझे? क्योंकि मैं इंटरेस्ट से सिर्फ 5% निकाल सकता हूं, बाकी पैसा कहां से निकालूंगा? उसके प्राइस से, उसको बेच करके वहां से निकालूंगा बाकी रिटर्न। इसी केस में अगर मान लेते हैं मेरा कूपन इंटरेस्ट भी 10% रहता और मेरा YTM भी 10% रहता, तो उस केस में बॉन्ड इशू होता पार पे। आया समझ में? कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके पीछे, सिंपल कहानी है। खुद भी लॉजिकल खुद सोच सकते हो कि भाई मुझे 10% कमाना है और इंटरेस्ट से मैं बस 5% कमा पा रहा हूं, तो अगर बॉन्ड डिस्काउंट पे नहीं इशू होगा तो कैसे कमा पाऊंगा 5-10%? या मुझे इंटरेस्ट से 10% कमाई हो रहा है लेकिन मुझे 10% नहीं चाहिए, मुझे 5% चाहिए, क्यों? हो सकता है बॉन्ड अच्छा हो, 5% भी बहुत ज्यादा हो सकता है, नो डाउट, क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब बॉन्ड प्रीमियम पे होगा, तभी तो पॉसिबल है कि मेरा 10% का इंटरेस्ट को मैं नीचे खींच के 5% पे ले आऊं। किस कारण से? अगर मुझे खरीदना महंगा पड़े और बेचना सस्ता, मुझे लॉस हो, मुझे प्राइस पे लॉस हो, तभी तो पॉसिबल है। अब प्राइस पे लॉस कैसे होगा? मुझे तभी लॉस होगा ना अगर बॉन्ड प्रीमियम पे बेचा गया है मुझे। समझ में आया? यही सब कहानी है इसके पीछे। अब जो आपका क्वेश्चन है उसमें आप ध्यान दीजिएगा, आपको 5.1% पे निकालने का है, निकाल लीजिएगा, 10% पे निकालने का है, निकाल लीजिएगा, और 10.1 पे निकालने का है, निकाल लीजिएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं 10% का आंसर क्या होगा। मैं लिख के कहता हूँ 10% का आंसर कुछ और ही आया होगा, ऐसा नहीं है, रीजन डिस्काउंट पे हुआ होगा। आइए देखते हैं। रिडम्पशन 110 पे था और रिडम्पशन पार पे होता तो अलग बात है। देखिए जब 5.1 का बात किया गया तो भी प्रीमियम पे था बॉन्ड का इशू, नो डाउट। जब 10% का बात किया तो भी बॉन्ड प्रीमियम पे ही था, लेकिन रिडम्पशन से कम था।
रिडम्पशन प्राइस से कम था। रीजन क्या था? क्योंकि यहां पर मुझे रिडम्पशन पे प्रीमियम मिल रहा था। इसका मतलब अगर ये बॉन्ड 100 रुपया पे ही इशू होता, 100 रुपया पे ही इशू होता, तब तो कोई दिक्कत नहीं था। तब तो मैं 10% कमाता रहता, 10% कमाता रहता, और लास्ट में कुछ नहीं कमाता, जीरो का जीरो, क्योंकि 100 में खरीदा, 100 में बेचा। हाँ, लेकिन रिडम्पशन 110 पे हो रहा है। इसका मतलब आज उसको प्रीमियम पे इशू करना होगा, तभी तो ये पॉसिबल है। अगर ये प्रीमियम पे नहीं होता ना, तो इसका वैल्यू 100 आता, नो डाउट। अगर ये 100 रुपया होता रिडम्पशन का वैल्यू, तो खुद देख लो ना ये कितना होता, तो 62.10 होता। क्या जोड़ के देखो इसको, 37.91 प्लस 62.10, 100 रुपया आया कि नहीं? तो क्योंकि ये प्रीमियम पे है, तो ऑब्वियस सा बात है लास्ट में 10 रुपया और एक्स्ट्रा मिलने वाला है। इसका मतलब आज कुछ तो प्रीमियम पे बेचूं, ताकि वो जो एक्स्ट्रा मिलने वाला है लास्ट में, उसको मैं एग्जॉस्ट करके लिटरली 10% पे वापस आ सकूं। क्योंकि कमाने का इच्छा क्या है? 10%। उससे ज्यादा कमाने का इच्छा नहीं है, तो 10% तो दे ही रहा है, 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 5 साल देगा। उसके बाद लास्ट में फिर मुझे 110 रुपया मिलेगा, क्योंकि मैंने लगाया क्या था? अगर मान लो 100 रुपया लगाया था, तो 10 रुपया और मिल जाएगा। तो क्या मैं रिटर्न 10% रहेगा? नहीं, ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए यहां पे 106 रुपया 22 पैसा जब होगा, तब मेरा रिटर्न 10% रह जाएगा हर साल का। वही जब 10.1 कहा गया, तो शायद आपका आंसर फिर भी प्रीमियम पे था। ठीक है, कोई दिक्कत? वो जो अभी बताया आपको मैंने, वो तभी काम करेगा जब रिडम्पशन किस पर हो? रिडम्पशन भी पार पे हो। रिडम्पशन पार पे हो तब वो काम करता है कि इशू किस पर होगा। अगर रिडम्पशन प्रीमियम या डिस्काउंट पे है, तब वो चीज काम नहीं करेगा, तब उसके इसमें आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, इतना ही कैलकुलेशन है बस, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। क्या समझे? अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला? फेस वैल्यू 100 रुपया, कूपन इंटरेस्ट 11 रुपया, मैच्योरिटी 3 साल। इसका मतलब 11 रुपया 11 रुपया 11 रुपया मिलेगा 3 साल तक। मुझे 13% चाहिए। जब क्वेश्चन साइलेंट हो, तो मैं अज्यूम करूंगा रिडम्पशन किस पर होगा? पार पे होगा। मतलब लास्ट में मुझे 100 रुपये मिलेगा। अब या तो मैं इसका प्रेजेंट वैल्यू, इसका प्रेजेंट वैल्यू, इसका प्रेजेंट वैल्यू करूं, और फिर इसका प्रेजेंट वैल्यू करूं, जो कि 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर और 3 ईयर के एंड पे है। या फिर मैं सिंपली लिखूं 11 इंटू पी वी आई एफ ए 11%, सॉरी 11 नहीं 13%, 13% 3 ईयर प्लस 100 इंटू पी वी आई एफ 11% 3 ईयर। दो तरीका है, जो आपको सही लगे। ठीक है, निकाल लोगे? कोई हार्ड है? नहीं, आओ देख लेते हैं ये सब चीज क्या बताना। सिंपल, क्या क्या 11 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू किया इंटू 2.361, ऑब्वियस सा बात, प्लस 100 रुपया इंटू 0.693, जो थर्ड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू होगा। आपका प्राइस कितना आया? 95.27। कोई दिक्कत? अब जो उसका सेकंड पार्ट है वो है वाईटीएम। आपको बोला यील्ड निकालने के लिए अगर बॉन्ड इस कीमत पे बिक रहा है, इसका मतलब आज मुझे बॉन्ड के लिए 97 रुपया 60 पैसा देना पड़ेगा, और बाद में मुझे 100 रुपया मिलेगा। और ये अगर 3 से डिवाइड कर दे, देखो ध्यान रखना, अगर ये क्वार्टरली हो, सेमी एनुअली हो, तो ये पीरियड जो है 3 नहीं रहेगा, ध्यान देना। तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, अगर सेमी एनुअल 6 हो जाएगा पीरियड, जी ध्यान रखना। इंटरेस्ट भी जो रहेगा आपका पर एनम 11 रुपया था, तो 11 भागे 2 हो जाएगा, तब प्लस होगा। और जो आंसर आएगा वो आपका सेमी एनुअल यील्ड का आंसर देगा, ना कि एनुअल यील्ड का आंसर देगा।
ठीक है, आ जाओ। ये तो क्लियर था सर, ये मेरा होगा फायदा एक तो 100 रुपए का, सॉरी उल्टा लिखा गया ना यार। तो वाईटीएम कैसे निकालोगे आओ, चलो इस पर आ जाओ। वाईटीएम कैसे निकालोगे, यील्ड पूछा, कैसे निकालोगे? बोलो सर एक तो मुझे रिटर्न क्या क्या होगा सर, तो इंटरेस्ट कमाऊंगा, ऑब्वियस सा बात है, कोई दिक्कत। उसके बाद सर रिडम्पशन होगा तो रिडम्पशन वैल्यू मिलेगा मुझे, लेकिन सर कुछ इन्वेस्ट किया होगा शुरू के समय में तो माइनस कर दूंगा सर, क्या है वो, इन्वेस्टमेंट या परचेस प्राइस। सर ये तो लेकिन एट द, ये होगा सर एट द T3, ये होगा एट द T0। तो मुझे सर एनुलाइज चाहिए ना, वाईटीएम चाहिए, एनुलाइज यील्ड चाहिए, साल भर का चाहिए। तो मैं इसे डिवाइड बाई एन कर दूंगा, मैंने जो पीरियड है। अच्छा सर यहां पर एक लग चुका है अप्रोक्सीमेशन का हिसाब, कैसे, ये मैं हर साल कमाऊंगा सर, नहीं, साल के अंत पे इसका हिसाब होगा, 3 साल के अंत पे होगा, लेकिन मैंने उसे बराबर बांट दिया है 3 सालों में। तो उसके लिए मैं कैलकुलेशन को सही करने के लिए क्या करूंगा सर, कुछ नहीं, जो हमारा रिडम्पशन वैल्यू है प्लस परचेस प्राइस का एवरेज लूंगा नीचे। रिटर्न का सिंपल फॉर्मूला क्या है, व्हाट आई हैव अर्न डिवाइडेड व्हाट आई हैव इन्वेस्ट, सिर्फ परचेस प्राइस होना चाहिए था। क्योंकि ऊपर में एक प्रॉब्लम हो चुका है, हर साल तो कमा नहीं रहा मैं ये रुपया, T3 पे कमाऊंगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू करना चाहिए था पहले, उसके बाद कैलकुलेट करना चाहिए था कि हर साल इतना इतना रुपया हिसाब से बांटो, तब तो आंसर सही होता। लेकिन क्योंकि यहां पर एक पहले ही प्रॉब्लम हो चुका है, उसको नलीफाई करने के लिए नीचे परचेस प्राइस की जगह हम एवरेज लेते हैं, बस यही है। तो वाईटीएम का कोई फॉर्मूला नहीं है, रिटर्न व्हाट आई हैव अर्न डिवाइड बाय व्हाट आई हैव इन्वेस्ट, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वाईटीएम, दैट्स इट। तो इंटरेस्ट क्या था, सर इंटरेस्ट तो सर 11 रुपया था, ठीक है। रिडम्पशन वैल्यू क्या था सर, पार पे रिडीम था, कितना पे सर खरीदा, 97.60 पे खरीदा, ये 3 सालों का हिसाब है सर। नीचे सर एवरेज लेंगे, 100 प्लस 97.60 भागे 2 और सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। और सीधा हम लोग यही देख लेते हैं क्या किया, वही चीज किया है। कितना आया 11.94%, जो कि अप्रोक्सीमेटली 12% होता है, समझ गए। तो कोई वाईटीएम का फॉर्मूला नहीं है, इसको लोग जनरली रटता है, क्योंकि रटने का जरूरत ही नहीं है कहीं। मैं हर साल क्या कमाऊंगा, 11 रुपया, ऑब्वियस सा बात है। उसके बाद मैं बेचने के, जब मैं इस बॉन्ड को बेचूंगा तब क्या कमाऊंगा, और उसको जितना भी पीरियड है, मैंने जितना भी समय है हमारे पास, जो भी टाइम पीरियड दिया गया उसमें बांट दूंगा बराबर, तो निकल जाएगा रिटर्न। अब जनरली हम डिवाइड क्या करते हैं, व्हाट आई हैव इन्वेस्ट से, इन्वेस्ट तो यही किया था, लेकिन ऊपर में ही एक प्रॉब्लम हो चुका है हमारे साथ कि हमने एक चीज को बांटा है 3 हिस्सों में, जो कि साल के अंत पे होना था, उसका प्रेजेंट वैल्यू करके बांटे तो अलग बात है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एवरेज ले लेंगे, उस एरर को सॉल्व करने के लिए, इस ये जो एरर हुआ इसको सही करने के लिए हम लोग एवरेज ले लेते हैं, कोई दिक्कत। तो कभी बॉन्ड वैल्यूएशन तो काफी इजी है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन में शेयर वाले में थोड़ा सा दिक्कत था, कहीं कहीं वाल्टर भाई साहब भी आते थे अपना हिसाब किताब बताने, कभी गॉर्डन भाई साहब भी आए, लेकिन मोटा मोटी वहां भी हिसाब किताब यही था वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का, ठीक है। पर यहाँ पे तो खैर सिंपली था, क्लियर था, सॉरी वैल्यूएशन ऑफ शेयर का, यहाँ पे तो वो भी दिक्कत नहीं है सर, इंटरेस्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो इंटरेस्ट रेट है उसी से रहेगा फेस वैल्यू पे, बाकी जो हिसाब किताब हम लोग कर लेंगे सर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे। बोला मार्केट प्राइस बताओ, ठीक है। अब एक और चीज होता है करंट यील्ड। अब ये करंट यील्ड कोई फॉर्मूला नहीं है, ये भी वही चीज है, कुछ नहीं है, रिटर्न बाय मार्केट प्राइस। करंट यील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, कुछ नहीं,
वो यील्ड टू मैच्योरिटी नहीं पूछ रहा, बोल रहा अभी का यील्ड बताओ तो क्या होगा। तो अभी क्या कमाया, अभी मार्केट प्राइस क्या है, काम खत्म, यही तो करंट यील्ड है। अब इसी को बॉन्ड में ही लोग बोल देता है खाली थोड़ा सा, रिटर्न मालूम है सर अभी क्या कमाएगा, खाली कूपन इंटरेस्ट तो कमाएगा, तो कूपन इंटरेस्ट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस। तो फॉर्मूला थोड़े है, यील्ड का फॉर्मूला, रिटर्न का फॉर्मूला होता ही नहीं है। सिंपली व्हाट आई हैव अर्न डिवाइड बाय व्हाट आई हैव इन्वेस्ट, बस इतना ही कहानी है। अब रिटर्न को यहां नाम दिया कूपन इंटरेस्ट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस। अब लोग रटने में लगे हुए हैं कि करंट यील्ड का फॉर्मूला कूपन इंटरेस्ट बाय मार्केट प्राइस, वाईटीएम का फॉर्मूला इंटरेस्ट रेट प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस परचेस प्राइस डिवाइड बाय एन डिवाइड बाय रिडम्पशन प्राइस प्लस परचेस प्राइस डिवाइड बाय 2। फॉर्मूला है ही कहां यार, जो रट रहा है उसको फॉर्मूला है कहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, रट क्यों रहे हो उसको। रिटर्न का कोई फॉर्मूला नहीं होता। यहाँ 10% गवर्नमेंट इंडियन सिक्योरिटी, अभी का प्राइस 110 है, जब भी क्वेश्चन साइलेंट है फेस वैल्यू क्या मानना है, 100 रुपए। यील्ड इज एक्सपेक्टेड टू गो अप बाय 1, ठीक। तो अभी का यील्ड क्या है, पहले करंट यील्ड निकाल लेते हैं। करंट यील्ड क्या होगा सर, कूपन इंटरेस्ट 10 रुपए, 10/110, तो करंट यील्ड कितना होगा 10/110, 10/110, करंट यील्ड इंटू 100 कर लो इसी को, 9.09%। अगर करंट यील्ड 9.09% है और कह रहा वो 1% से अप जाएगा, इसका मतलब जो हमारा रिवाइज यील्ड होगा वो क्या है, 9.09% प्लस 1%, 10.09%। अगर ये 10.09% होगा तो मुझे पता है सर कि 10.09% इक्वल्स टू कूपन इंटरेस्ट डिवाइड बाई मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना होगा, तो 10 डिवाइड बाई 10.09%, निकाल 10 डिवाइड बाई 10.09%, 99 रुपया 11 पैसा। क्या समझे, क्वाइट इजी, देख लो कितना आंसर दिया है, 99 रुपया 11 पैसा, कोई दिक्कत। अब बोला अ बॉन्ड विथ 7.5% कूपन इंटरेस्ट, ठीक है, फेस वैल्यू 10,000, इसका मतलब 750 रुपया एनुअली, मैच्योरिटी 2 साल, प्रेजेंटली यील्ड कर रहा है 6%, मतलब हमारा डिस्काउंटिंग रेट है वो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू का रेट क्या है 6%, ये मेरा रिक्वायर्ड रेट है। इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, तो मेरा पीरियड जो है 2 ईयर से 4 पीरियड हो गया, ध्यान रखना। और जो मेरा यील्ड है 6%, वो 3% हो गया। और जो मेरा कूपन इंटरेस्ट 7.5%, वो 3.75% हो गया, यही ना होगा, 3 3 6 प्लस 7.5 7.5, सब हाफ हो गया सब चीज। कहने का मतलब कुछ नहीं बाबू, कहने का मतलब ये है सिंपली, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ पीरियड, ईयर नहीं पीरियड, 1 2 3 4 होगा। कैश फ्लो लिखना चाहूँ तो 750 नहीं, 375 375 375 375। तो कैश फ्लो कब हो रहा है, ये हो रहा है आफ्टर 6 मंथ, ये हो रहा है आफ्टर 1 ईयर, ये हो रहा है आफ्टर 1.5 ईयर, ये हो रहा है आफ्टर 2 ईयर। कैश फ्लो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर थोड़ी हो रहा है। पहला कैश फ्लो तो पहले 6 महीने में हो गया, दूसरा कैश फ्लो 1 साल के अंत पे हुआ, तीसरा कैश फ्लो 1.5 साल के अंत पे हुआ, और चौथा कैश फ्लो कब हुआ, समझ में आ गया। और एक और कैश फ्लो होगा चौथा लास्टली, वो है रिडम्पशन का। और रिडीम कितना पे होगा, जब क्वेश्चन साइलेंट है तो हम अज्यूम करेंगे रिडीम पार पे होगा, तो 10,000 रुपए। अब इसका करना है प्रेजेंट वैल्यू, तो तरीका दो है हमारे पास, या तो हम यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू लिखते चले सब और फिर प्रेजेंट वैल्यू करें, या फिर हम सिंपली लिख दे 375 इंटू PVIFA, 6% था यील्ड हमारा, वो कितना हो जाएगा 3%, 4 प्लस
प्रिंसिपल का प्रेजेंट वैल्यू 10,000 इंटू PVIF 3% और आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ऐसे ही सॉल्व करना है, काफी इजी होता है, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सीधा आंसर दिया है, हम लोग निकाल लेते हैं अपना क्या होगा। ठीक है, आ जाइए। अब मेरे पास जीटी करने के लिए कैलकुलेटर नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। 1 डिवाइड बाई 1.03 0.971, ठीक है, इक्वल्स टू 0.943 प्लस इक्वल्स टू 0.915 0.888। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ लेंगे। जोड़ लीजिए, 0.971 प्लस 0.943 प्लस 0.915 प्लस 0.888, कितना हो 3.717। तो 375 इंटू 3.717 प्लस 10,000 इंटू 0.888, तो 375 मतलब 375 1393, तो 1394 1394, और ये कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 0.888, 8,880। जोड़ लीजिए इस दोनों को, प्लस 1394, 10,274, 10,274, इसका 69 है। राउंडिंग के कारण ऊपर नीचे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राउंडिंग करने के कारण थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। अब मुझे पहले से पता था कि ये बॉन्ड जो है इश्यू होगा प्रीमियम पे। क्यों? क्योंकि मेरा सर इंटरेस्ट रेट 7.5%, मतलब मुझे अगर कुछ ना करूं, रिडम्पशन पार पे हो, तो 7.5% का यील्ड तो सामने दिख रहा है, क्योंकि हर साल 7.5% इंटरेस्ट देगा, तो हर साल का यील्ड कितना होगा 7.5%, तो आराम से होना है। लेकिन इसको कमाने का इच्छा है 6%। ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब आज ये 10,000 पे ना इश्यू होकर के 10,000 से ऊपर इश्यू होगा, तभी तो पॉसिबल है। क्या समझे? आया समझ? 10,000 से ऊपर इश्यू होगा तभी तो पॉसिबल है कि 7.5% के यील्ड को नीचे खींच के 6% पे लाया जाए। समझे? ये बॉक्स का है बन गया यार, बंद हो जाए। क्या समझे? अब क्वेश्चन नंबर 22। ठीक, कितना क्वेश्चन है इसमें? ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, 31 क्वेश्चन है। ठीक, मिल जाएगा खत्म। A convertible bond with a face value of 1,000 issued at rupees 1,350 with a coupon rate of 10.5%। कोई दिक्कत नहीं। कन्वर्जन रेट 14 शेयर पर बॉन्ड। अभी कन्वर्टिबल बॉन्ड था, ये कन्वर्ट हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द पीरियड क्या होगा, आपको 14 शेयर मिल जाएगा पर बॉन्ड। अगर आपके पास एक बॉन्ड है तो आपको 14 शेयर मिलेगा। ठीक है, अभी बॉन्ड का प्राइस जो है 1,475 है और 80 रुपया शेयर का प्राइस है। इसका मतलब अगर सिंपल सिंपल देखें, अगर मेरे पास एक बॉन्ड है, ठीक है, अगर मेरे पास एक बॉन्ड है और उसके बदले मुझे 14 शेयर मिलेगा, इस एक बॉन्ड का कीमत कितना है बताइएगा जरा? 1,475, और इस एक शेयर का कीमत 80 रुपया है। इसका मतलब 14 शेयर का वैल्यू कितना होगा? 14 गुने 80, 14 गुने 80, 1,120 रुपये। अब आप बताइए, आप कन्वर्जन कर लीजिएगा, आपका बॉन्ड बन जाएगा शेयर।
और उस शेयर का वैल्यू 1120 है, पर उसके लिए आपने कितना रुपए का बॉन्ड दिया? 1475 रुपए का बॉन्ड दिया। अगर मैं पैसे में बात करूं, एक सेकंड के लिए बॉन्ड को भूल जाइए, अगर आप ये 14 शेयर खरीदने जाए मार्केट में और आपको 1120 रुपया उसका कीमत पता चल रहा है और उसके लिए आपने कितना दे दिया? 1475। अब खुद सोचिए, अगर आपने 1475 रुपया दिया तो आपने पर शेयर कितना रुपए ज्यादा दिया है? अगर पूछा जाए आपसे तो आप कहिएगा 1475 भागे 14। 1475 भागे 14। मैंने 105 रुपया 35 पैसा दिया है। हर 105 रुपया 36 पैसा मान लेते हैं, 105 रुपया 36 पैसा दिया है हर एक शेयर का, जिसका कीमत 80 रुपया था। इसका मतलब कि मैंने 25 रुपया 35 पैसा या 36 पैसा एक्स्ट्रा दिया है पर शेयर। क्या समझे? अब इसी को नाम देता है वो लोग अलग अलग, ठीक है, मार्केट पैरिटी प्राइस, ठीक है, प्रीमियम ओवर द बॉन्ड, नाम देता है, अलग अलग नाम देता है कि भाई इसका नाम ये होगा, इसका नाम ये होगा। अरे सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। नाम कुछ भी दे दे, वो क्या दिक्कत है? नाम है, याद कर लेंगे, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। क्या कोई हार्ड कॉन्सेप्ट था? अरे मेरे पास एक बॉन्ड था, उसका कीमत 1475 रुपया और उसके बदले मिला 14 शेयर 80 रुपया का, 1120 रुपया का। इसका मतलब मैंने उस शेयर का कीमत ज्यादा पे किया है उसके दाम से। कितना ज्यादा पे किया है? 25 रुपया 36 पैसा ज्यादा पे किया है। तो मैंने प्रीमियम क्या पे किया है? अगर कोई पूछा जाए हमसे तो सर प्रीमियम क्या पे करेंगे? 25 रुपया 36 पैसा भागे 80। 25 रुपया 36 पैसा भागे 80, यही तो प्रीमियम पे किया है मैंने। आया समझ में? कितना इजी है। बस एक कहानी बनाना दिमाग में अपने। क्या कहानी बनाना है? सिंपल, ये बॉन्ड नहीं, मान लो करेंसी में डील कर रहे होते, जाते 14 शेयर खरीदने, उसका कीमत 1120 रुपया था, पर हमने दे के क्या आया उसे? 1475 रुपया। तो हमने क्या प्रीमियम दिया पर बॉन्ड, पर शेयर, सॉरी पर शेयर मैंने क्या प्रीमियम दिया? 105 रुपया 36 पैसा दिया, इसका मतलब 25 रुपया 36 पैसा प्रीमियम दिया 80 रुपए के शेयर के लिए। बस इतना ही है कहानी। अब क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं एक सेकंड के लिए। व्हाट इज द प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू? प्रीमियम क्या है? तो अगर बात किया जाए एक शेयर का तो 25 रुपया 36 पैसा। अगर बात किया जाए ओवरऑल क्या प्रीमियम है तो हम बोलेंगे 1475 माइनस 1120। 1475 माइनस 1120, 3 रुपया 55 पैसा। अगर हम 25.36 को भी मल्टीप्लाई कर देते 14 से तो भी वही आता। राउंडिंग के कारण थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा ही। 3 रुपया 55 पैसा, यही तो प्रीमियम था। तो अगर प्रीमियम परसेंटेज की बात किया जाए तो वो होगा 355 डिवाइड बाई 1120, या फिर हम कह सकते हैं पर शेयर पे लेके चले गए हैं तो 25 रुपया 36 पैसा डिवाइड बाई 80, तो जो सही लगे। 355 डिवाइड बाई 1120 इंटू 100, 31 रुपया 31.70%। आया समझ में? तो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट, इसको भी बच्चा रटता है, अब पता नहीं क्यों रटता है इस चीज। 31.70 इस वाले में भी आएगा। रटना ही कहां था कुछ इसको, ये कन्वर्जन वैल्यू कहलाता है। बस इस इतना दिया मैंने, ये रुपया दिया इसके बदले, एक तरह से समझो तो ये रुपया दिया इसके बदले, बॉन्ड नहीं दिया, भूल जाओ बॉन्ड नहीं दिया, मान लो ये रुपया दिया इसके बदले। करो कैलकुलेशन, काफी इजी है। अगर तुम इसमें से बॉन्ड को हटा दो क्वेश्चन में से कि बॉन्ड नहीं था, ये रुपया था मेरे पास, मैंने ये रुपया दिया इसके बदले, कहानी सिंपल है। फिर रटो फॉर्मूला, रटो इसका, कन्वर्जन वैल्यू का फॉर्मूला ई है, परसेंटेज डाउनसाइड इसका फॉर्मूला ई है,
प्रीमियम ओवर द बॉन्ड का फॉर्मूला ये है, ठीक है, रट सकते हो फॉर्मूला, पर रटना क्यों है? पैरिटी प्राइस का फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला था ही नहीं उसमें, फॉर्मूला कहां था? कोई सिंपल कहानी था कि मैंने 1475 रुपया 1120 के बदले दिया, इसका मतलब मैंने पर शेयर क्या दिया? 105 रुपया 36 पैसा दिया। किसके लिए? 80 रुपया के लिए। 105 रुपया 36 पैसा को पैरिटी प्राइस कहेगा, इसको प्रीमियम कहेगा, प्रीमियम पर शेयर, प्रीमियम पर शेयर, आइए प्रीमियम परसेंटेज, बस। तो कोई भी रटने वाला चीज यहां पे था ही नहीं, बस एक सिंपल कहानी था, इसमें तो खाली बॉन्ड को बाहर करना था, बॉन्ड को बाहर निकालना था उस कहानी में से, और उसके बाद सारा क्वेश्चन क्लियर कट था, सामने में था। क्या समझ? चलो उसी के लिए हम लोग ये वाला सॉल्व करते हैं। बोला फेस वैल्यू 250, ठीक है, कूपन रेट 12%, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर 20 देगा पर बॉन्ड, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 12 रुपया, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड 235, मार्केट प्राइस 265। बोला स्टॉक वैल्यू क्या होगा बॉन्ड का, या कन्वर्जन वैल्यू क्या होगा? इसका दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जन वैल्यू। तो सर 20 पर बॉन्ड देगा, शेयर का सर 12 रुपया है, तो 20 इंटू 12 240। तुमने 240 रुपया के बदले दिया क्या? सर हमने 240 के बदले 265 रुपया दिया है। अगर तुमने 240 के बदले 265 रुपया दिया है, इसका मतलब तुमने प्रीमियम क्या दिया है? सर सिंपली 25 रुपया हमने प्रीमियम दिया है। अगर 25 रुपया प्रीमियम तुमने 12 शेयर के लिए दिया है ना, तो पर शेयर प्रीमियम क्या दिया है? सर 25/12। अगर ये पूछ लिया जाए कि पर शेयर तुमने क्या पैसा पे किया है, तो सर 265/12, यही तो पे किया मैंने पर शेयर, 265 रुपया। किसके लिए? 12 रुपया 12 शेयर के लिए, सॉरी 20 शेयर के लिए, यार क्या कर रहा हूं मैं, 12 तो प्राइस था उसका, 25/20, 20 शेयर के लिए 265/20। मैंने पर शेयर क्या पे किया है बताना तो? 265/20, 265 भागे 20, 13 रुपया 25 पैसा। इसका मतलब मैंने 13 रुपया 25 पैसा पर, इसका मतलब पर शेयर प्रीमियम क्या दिया मैंने? 1.25। अगर पर शेयर 1.25 दिया तो 20 शेयर के लिए कितना प्रीमियम दिया है मैंने? तो 20 इंटू 1.25, 25 रुपये। वापस वहीं आ गए। बस एक कहानी समझना है क्या? बस बॉन्ड को हटा, बॉन्ड को कहानी से हटा दो, बॉन्ड जहां कहानी से बाहर गया, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मैंने 240 रुपया के बदले 265 रुपया दिया, तो मैंने प्रीमियम क्या दिया? तो वही पूछा था कन्वर्जन प्रीमियम, सर 25 रुपया। परसेंटेज पूछता तो 25 भागे 240। बोलता है कि सर परसेंटेज तो ठीक है सर 25/240, एक और तरीका है सर 1.25/12। तो तरीका है, बस आपको जो सही लगे। आप पर शेयर पे कैलकुलेट करो, डायरेक्ट 20 शेयर पे कैलकुलेट करो एक ही बार में, आपका मन है। मतलब कन्वर्जन पैरिटी प्राइस अभी निकाला है 13 रुपया 25 पैसा, मैंने पर शेयर क्या दिया है? मैंने पर शेयर क्या दिया है? सर 13 रुपया 25 पैसा दिया है, तो क्लियर है ना। मैंने पर शेयर क्या दिया है? अगर मैंने 240 रुपया के बदले 265 रुपया दिया है और उसमें 20 शेयर मिला है मुझे, तो मैंने पर शेयर क्या पे किया है? सर 13 रुपया 25 पैसा। मैंने प्रीमियम क्या पे किया है? सर 12 रुपया के बदले 13 रुपया 25 पैसा पे किया है, तो 1.25 प्रीमियम है। अब ये डाउन साइड रिस्क क्या है? ये जो है ना, इसका इस पूरे कहानी से मतलब ही नहीं है, इसका मतलब सिंपली इससे है। डाउन साइड रिस्क मतलब नीचे गिरने का क्या डर है? आपका इंट्रिंसिक वैल्यू या स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो कहते हैं, इसको इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं। मतलब आपके फॉर्मूला जब यूज कर रहे थे ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, उसके हिसाब से शेयर का कीमत क्या है? 235, और मार्केट में चल क्या रहा है? 265। तो वही कहानी है, जैसे अपना शेयर का डिमांड हाई होता है, उसका प्राइस हाई होता है, लेकिन बुक वैल्यू कम रहता है, तो गिर के वापस कहां आता है अपने वो
बुक वैल्यू पे। वैसे ही इस बॉन्ड का कहानी है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू बोल रहा है कि 235 रुपया है, लेकिन वो बिक रहा है 265 पे, क्यों? डिमांड हाई होगा। तो और गिरा भी तो कितना गिरेगा वो? सर सिंपली 265 से गिरेगा 235 तक गिरेगा, डिवाइड बाय क्या करेंगे आप? तो और सर जो नेगेटिव जो माइनस है वही डिवाइड होता है नीचे में, डिवाइड बाय 235, आपका आंसर मिल जाएगा। इन सारे फॉर्मूला का लोग रटते हैं, सीरियसली रटते हैं कि ये वाला में ये होगा, ये फॉर्मूला का ये डिवाइड होगा, ये स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ये करना कुछ नहीं था, उसको अपने दिमाग से सिर्फ बॉन्ड को बाहर फेंकना था और बस इतना सोचना था कि 240 रुपया के सामान के बदले 265 रुपया पे किए हैं और उसमें हमको 12 सामान मिला है, तो पर सामान क्या पे किए हैं? सॉरी 20 सामान मिला है, बराबर 12 पटक जा रहा हूं मैं, 20 था ना रेशियो, 20 सामान मिला है, तो पर सामान क्या मैंने पे किया है? सर 13 रुपया 25 पैसा पे किया है। अगर 13 रुपया 25 पैसा पे किया है, इसका मतलब मैंने 12 रुपए के सामान का 1 रुपया 25 पैसा एक्स्ट्रा पे किया है। अगर 1 रुपया 25 पैसा एक्स्ट्रा पे किया है तो प्रीमियम क्या है? प्रीमियम का परसेंटेज क्या है? तो उसी का नाम है कन्वर्जन प्रीमियम। अब कन्वर्जन पैरिटी प्राइस क्या है? वो जो तुमने पे किया है 12 रुपए के सामान के बदले। समझ गया? तो यही सिंपल कॉन्सेप्ट है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको अपने कहानी में से बॉन्ड को निकाल के बाहर फेंकना होगा। और आपने अपने कहानी से बॉन्ड को निकाल के बाहर फेंक दिया तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला नहीं है। लोग स्टेप रटते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, पता नहीं क्यों, पर स्टेप रटने की जरूरत था ही नहीं इस क्वेश्चन में कभी। क्या समझे? आओ एक बार ठीक से भी सॉल्व कर लिया जाए, रिपीट कर दो। चलो दोबारा रिपीट ही कर रहा हूं, देखो बहुत इजी है, समझो। अब देखो, आ जाओ, ध्यान से समझना इस चीज को। तुम गए बाजार, ठीक है, तुमको खरीदना था 20 एप्पल। क्या समझे? 20 एप्पल का कीमत 12 रुपया। अपने क्वेश्चन में क्या है? वो 20 एप्पल 20 शेयर, उसका कीमत क्या है? 12 रुपया। मतलब 240 रुपया मुझे पे करना चाहिए था, लेकिन मैंने इस एप्पल के बदले 240 बोले 265 रुपया दिया, 265 रुपीज दिया। दिया किस रूप में? बॉन्ड के रूप में दिया, अपना बॉन्ड दे दिया। तो इसका मतलब मैंने कितना एक्स्ट्रा रुपया दिया उसको? बताओ। 265 माइनस 40, 25 रुपया एक्स्ट्रा दिया। ये तो प्रीमियम था। खुद सोचो, सिंपल कॉन्सेप्ट। अब सोचो तुम, अगर प्रीमियम 25 रुपया दिया तो 20 एप्पल पे दिया ना, तो पर एप्पल कितना प्रीमियम दिया? 25 भागे 20, तो 1 रुपया 25 पैसा। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या होगा? उल्टा इसका। मैं फिर गया एप्पल खरीदने, ठीक है, एक एप्पल का कीमत 12 रुपया, जिसके बदले 20 एप्पल खरीदना था, तो 240 रुपया देना था मुझे, लेकिन मैंने दिया क्या? 265 रुपया। इसका मतलब मैंने पर एप्पल कितना रुपया एक्स्ट्रा दिया? 265 भागे 20, 265 भागे 20, जो कि होता है 13 रुपया 25 पैसा। इसका मतलब मैंने पर एप्पल कितना रुपया एक्स्ट्रा दिया? सर 1 रुपया 25 पैसा। अब इसी को नाम दे देता है क्या? कन्वर्जन प्रीमियम। और 13 रुपया 25 पैसा को नाम देता है पैरिटी प्राइस। और क्या? बस उस सॉल्यूशन में से बॉन्ड को निकाल दो और सिंपली ये सोच लो कि तुम्हें 240 के बदले 265 पे करना पड़ा, तो तुमने पर शेयर क्या पे किया एक्स्ट्रा? जो पर शेयर एक्स्ट्रा पे किया वही तो प्रीमियम है। समझ गए? तो वही इस क्वेश्चन में भी था। अब इसको स्टेप वाइज फॉर्मूला वाइज लोग रटते हैं, बट कभी भी रटने की जरूरत था ही नहीं इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को। क्या समझे? सिंपली लिखा सर 20 के बदले 12, 240 का कीमत था शेयर का, मैंने 265 रुपया देके आ गया उसको, तो पर शेयर क्या दिया एक्स्ट्रा? इतना ही कहानी है। परसेंटेज निकालने कहेगा, कुछ नहीं करना है सर, या तो पर शेयर किया है तो 1.2512 12 रुपए था ना। अगर पर शेयर नहीं टोटल पे किए हैं, टोटल पे किए हैं
तो 25/20 और क्या, सॉरी 25/20 कर रहा हूं, 25/240 टोटल हो गया ना, 12 × 20, ऊपर 20 से मल्टीप्लाई, नीचे 20 से मल्टीप्लाई, 25/240, समझ गए? यही था। अब इसी को नाम देता है ये लोग अलग अलग, क्या नाम देता है? इसी को नाम दिया जाता है आपका, एक को दिया कन्वर्जन प्रीमियम, सिंपल कॉन्सेप्ट, ज्यादा दे के जो आया मैं पर शेयर, प्रीमियम हो गया, कहानी खत्म। पैरिटी प्राइस, क्या ज्यादा दे के आया मैं पर शेयर, क्या ज्यादा दे के आया मैं पर शेयर, पैरिटी प्राइस। डाउनसाइड रिस्क इस क्वेश्चन से बाहर है, ये कॉन्सेप्ट से डाउनसाइड रिस्क बाहर है। डाउनसाइड रिस्क क्या है? सिंपल सिंपल, इंट्रेंसिक वैल्यू होता है बॉन्ड का एक, जिसको स्ट्रेट वैल्यू भी कहता है, जो आपने कैलकुलेट किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, क्या निकला? 235। अब ये सेम कॉन्सेप्ट शेयर वाला है, जैसे एक मार्केट में शेयर का प्राइस हाई होता है, क्यों हाई होता है? डिमांड हाई है, ऑब्वियस सी बात है, और उसका बुक वैल्यू कम होता है, तो हमें पता है कि शेयर गिर के कहां आएगा? अपने बुक वैल्यू पे, और सी यहां पर है। आपको पता है बॉन्ड का इंट्रेंसिक वैल्यू 235 रुपया आपने निकाल रखा है, लेकिन बॉन्ड का मार्केट में डिमांड हाई है, इसलिए 265 चल रहा है, तो आपको पता है ना गिर के कहां जाएगा? 265 से 235 पे, तो कितना गिरने का डर है? तो 265 माइनस 235 डिवाइड बाय 235, मेरे ख्याल से अब आप राघव जी समझ गए होंगे, कोई दिक्कत? अब आपको फॉर्मूला भी रटना नहीं पड़ेगा, एक सिंपल कॉन्सेप्ट का याद रखना है, बॉन्ड को कहानी से बाहर कर दो, और सिंपली सोच लो क्या 240 रुपया के शेयर के लिए 265 रुपया दे के आए, क्या दे के आए? बॉन्ड दे के आए, इसका वैल्यू क्या था? 265, ये दे के आए, तो प्रीमियम क्या दिया होगा हमने, समझ गए? तो चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23। सरनाम लिमिटेड हैज इशूड कन्वर्टिबल डिवेंचर विथ कूपन रेट 12%. Each डिवेंचर has an option to convert 20 equity share, ठीक है, at any time until the date of maturity. Debenture will be redeemed at ₹100 on maturity of 5 year. यहाँ कुछ इस क्वेश्चन कुछ करना ही नहीं था, सिंपली पूछो तो ये दिया हुआ मैच्योरिटी प्राइस, ठीक है, ये दिया हुआ कूपन रेट, ठीक है, फेस वैल्यू क्या होगा? 100 ही होगा, ऑब्वियस सा बात। हम निकालेंगे क्या? 8% से, मेरा रिक्वायर्ड रेट 8% से, प्राइस ऑफ द बॉन्ड, प्राइस ऑफ द बॉन्ड निकाल लोगे, कोई हार्ड है? एक बार प्राइस ऑफ द बॉन्ड निकल गया, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर से ही डायरेक्ट देख लेते हैं, एक बार प्राइस ऑफ द बॉन्ड आ गया, किस पे था मैं, हाँ ये रहा, एक बार प्राइस ऑफ द बॉन्ड निकल गया, कोई हार्ड? निकाल लोगे। अब तुम बताओ कब कन्वर्ट करोगे? जब इससे ज्यादा वैल्यू होगा शेयर का, कि तुम देना चाहोगे प्रीमियम, जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम दे रहे थे प्रीमियम, अगर इस टाइम कन्वर्ट करते तो 80 रुपया के शेयर के बदले 116 रुपया 2 पैसा का बॉन्ड देना पड़ता, मतलब 116 रुपया देना पड़ता। कभी ऐसा करेगा कोई इंसान? नहीं करेगा ना। अगर 100 रुपया कीमत रहता, 116 रुपया 2 पैसा देना पड़ता। अब तुम बताओ 100 रुपया का शेयर का 116 रुपया 2 पैसा कौन बता देगा? लेकिन जब 120 रुपया होगा तो वो होशियार इंसान 116 रुपया 2 पैसा का बॉन्ड दे देगा, 4 रुपया का फायदा है, तो बस वही चीज निकाल रहा है। जब 4 रुपया शेयर का दाम हुआ, कन्वर्जन रेशियो क्या था? 20, तो मतलब 80 रुपया का वैल्यू का शेयर मिलता अगर अभी कन्वर्ट करता तो। जब 5 रुपया शेयर का दाम हुआ, कन्वर्जन रेशियो क्या था? 20, तो कितना का शेयर मिलता? 100 रुपया का शेयर मिलता। क्यों कन्वर्ट करूंगा मैं? 116 रुपया दे करके 100 रुपया लूंगा। तो शेयर सिक्योरिटी को ना मनी समझो, करेंसी समझो, करेंसी समझे, वो भी एक करेंसी है। बड़े बड़े लोगों के लिए शेयर ही करेंसी होता है। वो लोग अपना कोई पैसा नहीं रखता है, खाली शेयर रखता है, और शेयर को लोन पर रख करके लोन लेता है, शेयर को बैंक में रख के लोन लेता है। तो शेयर भी करेंसी है एक तरह का, डिवेंचर बॉन्ड भी करेंसी है एक तरह का बड़े मार्केट में। तो 116 रुपया का कोई देने जा रहा है किसी को, तो बोलेगा ना यार 116 रुपए के बदले कम से कम 120 रुपया मिले, या 116 तो मिले कम से कम, 116 तो मिले कम से कम, तब तो दूं। तो इन दोनों केस में तो नहीं बेचेगा,
कब कन्वर्ट करेगा वो? जब 6 रुपया होगा तो तब उसको 120 रुपया मिलेगा। आया समझ में? तो आज के लिए यहीं तक। ऐसे भी गला बहुत सूख चुका है, हम लोग नेक्स्ट वाले में आगे करेंगे। बाकी तुमको वो कन्वर्जन रेशियो समझ में आ गया? मैंने सॉरी पॉइंट जो भी था कन्वर्टिबल डिवेंचर वाला क्वेश्चन जो था, उसके पीछे कोई फॉर्मूला कोई स्टेप नहीं है, समझे? उस सबको अलग अलग नाम दे दिया है खाली, कि पैरिटी प्राइस, कि कन्वर्जन प्रीमियम। अब उस नाम में कंफ्यूज होकर स्टेप रटो कि पहले ये डिवाइड होगा तो ये निकलेगा तो ये माइनस होगा। अरे सिंपल ही समझ लो कि 235 के बदले 265 देके आ गए, तो कितना ज्यादा देके आ गए पर शेयर कितना ज्यादा देके आए, कहानी खत्म। या फिर टोटली कितना ज्यादा देके आए, बस। कोई सवाल हो तो पूछ लो, नहीं तो आज के लिए खत्म किया जाए। बहुत गर्मी है यार ऐसे। चलो ठीक है, रख।